हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग मिल को कंटिन्यू करेंगे और करीब 4 से 5 दिन हो चुके हैं क्लास को कंटिन्यू हुए हुए। तो आज की क्लास फिर मिल पर होने वाली है और अभी इसके बाद भी एक क्लास और होगी मिल पर, है ना। अभी 2 क्लासेस में आपका मिल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मिल बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोई भी एस्पेक्ट्स या कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा मिल के बारे में हम नहीं स्किप कर सकते जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। तो हम सभी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। बेशक से टाइम ज्यादा लग जाएगा, पर कोई टाइम का टेंशन नहीं हमारे पास, है ना। जैसे ही हमें टाइम मिलता जाएगा हम चीजों को रिकॉर्ड करते जाएंगे, चीजों को क्लियर वे में समझते चलेंगे। और साथ के साथ एक मेरे कमेंट आया है पीएस शर्मा जी का। ठीक है, पीएस शर्मा जी ने कमेंट किया है कि सर जो है आप जो पीपीटी पढ़ाते हैं उसके लास्ट में, लास्ट वीडियो के लेक्चर में करीब कुछ या पीवाईक्यू या कुछ भी क्वेश्चन में जो भी टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन ऐड कीजिए। तो मेरी कोशिश है कि अभी आज की वीडियो के बाद एक वीडियो और बनेगी इसके ऊपर, जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर। तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको जेएस मिल के ऊपर प्रोवाइड कर दूं, जो इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम में पूछे गए होंगे या फिर पूछे जाने की संभावनाएं जिनकी होंगी, वो मैं आपको 10 क्वेश्चन के, अब कोशिश रहेगी कि हर वीडियो में ये 10 क्वेश्चन आपको ऐड करवाऊंगा मैं। ठीक है जितनी वीडियो पीछे चली गई हैं जिनमें क्वेश्चन ऐड नहीं है उनको आप छोड़ दीजिए, बट आगे से कोशिश ये रहेगी जॉन स्टुअर्ट मिल से लेकर के कि हर चैप्टर वाइज आपका जो भी चलेगा टॉपिक, उसमें 10 क्वेश्चन आपको एक पीवाईक्यू के थ्रू एक आइडिया आपको लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे पूछा आता है, क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता है। उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, दूसरी चीज क्या है कि जब हमारा ये मिल वाला या फिर कह लें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, तो हम उसके ऊपर, जैसे हमने पॉलिटिकल थ्योरी में एक एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमने किए कर रखे हैं, वैसे ही हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी चैप्टर वाइज करेंगे। प्लेटो, अरिस्टोटल, है ना, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सबको हम डिटेल में क्वेश्चन वाइज करेंगे। लेकिन अभी हम 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलेंगे, जिससे कि एक आइडिया मोटा मोटा आपको लगे एग्जाम में ऐसा पूछा आता है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव ये मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ, तो ऐसे ही आप लोग कुछ अलग से कमेंट करते रहें, कुछ जो चीजें आपके माइंड में हो, जो आपको अच्छा लगता है, वो चीजें आप जरूर आप कमेंट के थ्रू बताएंगे तो मैं उनको ऐड करने की कोशिश करूंगा। बाकी आज देखते हैं मिल के राज्य के संबंध में क्या विचार है, मिल ने स्टेट के ऊपर क्या अपने आइडियाज को दिया है, उनको एक एक करके समझते हैं। मिल ने अपने दर्शन में समाज शब्द का प्रयोग राज्य के संदर्भ में किया है। ठीक है, अर्थात उसकी समाज संबंधी धारणा ही क्या है, राज्य संबंधी धारणा है। तो मिल ने राज्य के लिए कोई स्पेशल शब्द का प्रयोग नहीं किया, मिल ने समाज को ही राज्य माना है और राज्य और समाज में इसने कोई अंतर वैसे खास करके नहीं किया। मिल के अनुसार राज्य स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से ये लाइनें उठकर एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो मिल कहता है कि राज्य जो है स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम है। मानव के अंदर स्वार्थ के कारण एक राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि राज्य की उत्पत्ति हुई है मानवीय इच्छा के कारण, ना कि स्वार्थ के कारण। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मिल कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है मानव की इच्छा का परिणाम है, ना कि मानव के स्वार्थ का। In his philosophy, Mill has used the word society in the sense of state. That is, his concept of society is the concept of state. ठीक है, उसका जो मिल का कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी है वही कॉन्सेप्ट ऑफ उसका स्टेट है, दोनों एक ही संदर्भ में यूज करता है। अकॉर्डिंग टू मिल, स्टेट इज अ मोर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डिजायर देन द सेल्फिशनेस। तो कुछ चीजें आपको एक वे में, एक सीक्वेंस में समझते हुए चलना है आगे। फिर मिल कहता है, मिल राज्य व उसकी संस्थाओं की उत्पत्ति प्राकृतिक व मानव निर्मित बताने वाले मार्ग का बीच अपनाता है। देखो, अब यहां पर मिल बताने का बेसिकली प्रयास क्या कर रहा है उसको आप समझेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होने वाली। जैसे कि मिल राज्य और इसकी संस्थाओं की उत्पत्ति प्राकृतिक और मानव निर्मित द्वारा बताने वालों के बीच का मार्ग अपनाया है। देखो, किसी किसी ने बताया कि राज्य क्या है, एक प्राकृतिक संस्था है। जैसे अरस्तु जैसे विचारकों ने बोला कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। कुछ विचारकों ने, उदारवादी विचारकों ने बोला कि राज्य क्या है, एक मानव निर्मित संस्था है। तो मिल ने क्या किया है, मिल ने न तो राज्य को प्राकृतिक माना और न ही राज्य को मानव निर्मित संस्था बताया। मिल कहता है कि राज्य क्या है, राज्य एक विकास का परिणाम है। ठीक है, राज्य व्यक्ति की इच्छा का परिणाम है।
ठीक है। तो विकास हुआ है धीरे धीरे। तो जो प्राकृतिक राज्य को प्राकृतिक जो मानते हैं और जो राज्य को यंत्र मानते हैं, उन दोनों के बीच जो मध्यम मार्ग है उसको जॉन स्टुअर्ट मिल अपनाता है राज्य के संदर्भ में। मिल के मत में राज्य का विकास हुआ है और यह विकास जड़ तत्वों या जड़ वस्तुओं की तरह न होकर के चेतन वस्तुओं की तरह हुआ है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मिल के अनुसार राज्य का क्या हुआ है, विकास हुआ है, ना कि राज्य किसी समझौते का परिणाम है जैसे कि समझौतावादी विचारकों ने माना है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली उठ कर आते हैं और आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्वेश्चन पूछता कहां से। ठीक है, तो मिल के मत में राज्य क्या है, राज्य का विकास हुआ है। ठीक है, और यह विकास जो है जड़ वस्तुओं से नहीं हुआ बल्कि व्यक्ति की चेतना से हुआ है, व्यक्ति की चेतन इच्छा से हुआ है। मिल हैज अडॉप्टेड अ मिडल पाथ बिटवीन दोज who say that the origin of state, its institution is a natural and that man is man-made. ठीक है, in Mill's opinion the state has evolved and this evolution has taken place not like a inanimate object but like a sentient object. चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार राज्य का उदय जो है स्वाभाविक रूप में हुआ है, किंतु विकास में मानवीय प्रयत्नों का क्या है, योग भी है। राज्य के विकास में मानव का योगदान भी है, लेकिन राज्य का उदय जो है वो स्वाभाविक रूप से मिल मानता है। मिल के मत में राज्य की उत्पत्ति मानव हित के लिए हुई है, ना कि मानव के विरोध में। तो मिल कहता है कि राज्य जो हुआ है वो राज्य इसलिए हुआ है क्योंकि यह राज्य क्या कर सके, व्यक्ति का कल्याण कर सके। इसीलिए आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि मिल के विचार में कल्याणकारी राज्य का आधार देखने को मिलता है। तो मिल कहता है कि राज्य जो बना हुआ है वो मानव के हित के लिए बना हुआ है। तो मिल के मत में राज्य की उत्पत्ति मानव हित के लिए हुई है। 2 बार यहां पर रिपीटेशन हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। राजनीति यंत्र राज्य स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि जिन सामान्य व्यक्तियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है वही इसका संचालन भी करते हैं। देखिए अब यहां पर बता रहा है मिल की राजनीति यंत्र जो है वो राज्य का स्वयं कार्य नहीं करता राजनीति, ठीक है, बल्कि जिन व्यक्तियों ने इसका निर्माण किया है, जिन व्यक्तियों के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है वही राज्य का संचालन भी करते हैं। और मिल बताता है कि राजनीति और प्रशासन का काम अलग होता है और राज्य संचालन का काम अलग होता है। Thus the state has emerged naturally, but human effort have contributed to its development. According to Mill, the state has come into existence for the benefit of mankind. According to Mill, the state has come into existence for the benefit of mankind. The political machine, the state, does not function on its own, but common people who have created it prepare it. आगे देखते हैं। राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में मानव इच्छा के महत्व को दर्शाते हुए मिल ने लिखा है कि एक निष्ठावान व्यक्ति ऐसी सामाजिक शक्ति है जो 99 कोरे स्वार्थी व्यक्तियों के क्या है, बराबर है। तो ये कुछ कोटेशंस जो मैंने बोल्ड करके लिखे हैं वो आपको याद रखने हैं। फिर राज्य के सकारात्मक पक्ष पर मिल बल देता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि मिल ने राज्य की नकारात्मक पक्ष पर बल दिया है कि राज्य के सकारात्मक पक्ष पर बल दिया है। ठीक है, सकारात्मक पक्ष पर बल देने का मतलब है कि मिल कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कार्य करेगा, राज्य जो है व्यक्ति और बाजार दोनों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, इसी को बोलते हैं सकारात्मक पक्ष। वह राज्य के हस्तक्षेप को पूर्णतः निषिद्ध न कर कुछ व्यक्तियों में हस्तक्षेप की अनुमति, कुछ स्थितियों में हस्तक्षेप की अनुमति देता है। तो मिल कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन सारे मामलों में नहीं। जब हानि का सिद्धांत लागू होगा तभी जो है व्यक्ति के मामलों में राज्य इंटरफेयर कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मिल कहता है कि राज्य के पास कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाएगा, जैसे कि जहां पे हानि का सिद्धांत लागू होगा या कह ले जहां पर अदर रिगार्डिंग एक्शन आएगा, अदर रिगार्डिंग एक्शन या पर संबंधित कार्य जहां से शुरू होंगे वहां से मिल कहता है कि राज्य जो है इंटरफेयर करना व्यक्ति के कार्यों में स्टार्ट कर देगा। शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन विल इन द formation of political institution, Mill writes that
वन लॉयल पर्सन इज अ such a social power which is equal to 99 selfish persons. Mill emphasizes on the positive side of the state. ये important है, ध्यान रखना इसको. He does not completely prohibit the intervention of the state but allows intervention in the some situations. तो मिल कहता है कि स्टेट जो है इंटरवेंशन कर सकता है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर स्टेट जो है इंटरवेंशन करेगा, जैसे जहां पर हार्म प्रिंसिपल या कह लें जहां पर हानि का सिद्धांत लागू होगा, तो वहां पर स्टेट के पास यह पावर आ जाएगी कि वह व्यक्ति और बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में या मार्केट इकोनॉमी के मामले में इंटरवेंशन कर सकता है. मिल के मत में राज्य को कुछ नैतिक कार्य करने पड़ते हैं तथा राज्य का संविधान ऐसा हो जिससे नागरिकों के सर्वोत्तम नैतिक बौद्धिक गुणों का विकास हो सके. तो मिल कह रहा है कि राज्य को कुछ नैतिक कार्य करने पड़ते हैं, यानी मिल कहता है कि राज्य का संविधान ऐसा हो जिससे क्या हो, नागरिकों का सर्वोत्तम विकास हो सके, नागरिकों का नैतिक विकास हो सके और नागरिकों का बौद्धिक विकास हो सके. ठीक है, तो मिल का राज्य जो है व्यक्ति के विकास के लिए है. इस प्रकार राज्य क्या है, मिल के अनुसार नैतिक लक्ष्य युक्त एक नैतिक संस्था है. यह भी इंपॉर्टेंट है, किसने बोला कि राज्य क्या है, एक नैतिक लक्ष्य के युक्त या एक नैतिक संस्था है. तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन जो भी आपको एक एक लाइनें दिख रही हैं, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा बने होते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं. आप अब मेरी पीपीटी आप देख लीजिएगा और आप दूसरे किसी भी एग्जाम की आप PYQ उठा लीजिए या फिर आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए जहां पे पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा जो मेरे पीपीटी से नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, तो मेरे पीपीटी में आपको सारे क्वेश्चन एक ही पीपीटी से या कह लें एक ही वीडियो लेक्चर से सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे. लेकिन शर्त क्या है कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू J.S. Mill, the state has to perform some moral functions and the constitution of the state should be such that it can be develop the best moral and intellectual qualities of the citizens. ठीक है, तो जो मिल का स्टेट है उसका काम क्या है, मिल का स्टेट जो है वो कहता है कि व्यक्ति के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, मोरल क्वालिटी है ना, ये सब चीजों को डेवलप करना है. Thus the state is a moral institution with a moral objectives. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कहने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी, है ना. जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन चीजों को मैंने हाईलाइट और बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो आपकी निगाह वहां पर जरूर पड़ेगी, आप उसको जरूर अच्छे से पढ़ेंगे. अब देखिए, मिल सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से व्यापार व उद्योग पर सरकार का नियंत्रण स्वीकार करता है. वह कारखानों के लिए कानून तथा कार्यों के घंटों की सीमा का भी निर्धारण करता है. तो मिल कहता है कि सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए, व्यापार जो हो वो सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से होना चाहिए और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण भी मिल स्वीकार करता है. मिल कहता है कि सरकार का नियंत्रण या राज्य का हस्तक्षेप बाजार अर्थव्यवस्था में होना चाहिए. मिल कहता है कि अगर बाजार को खुला छोड़ दिया जाए, अगर बाजार खुला रहेगा तो इससे क्या होगा, जो अमीर हैं वो ज्यादा अमीर होते जाएंगे और जो गरीब हैं वो ज्यादा गरीब होते जाएंगे. इस प्रकार मिल कहता है कि व्यक्ति का विकास करना है, व्यक्ति का कल्याण करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो राज्य का इंटरफेयर बाजार में जरूरी हो जाता है. ठीक है, और साथ के साथ मिल कहता है कि हर व्यक्ति के कार्यों के घंटों को निर्धारित करना पड़ेगा. हर व्यक्ति जितना कार्य करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे वेतन मिलना चाहिए, तभी जो है बाजार अर्थव्यवस्था सही तरीके से आगे चल पाएगी. फिर आगे जो इंपॉर्टेंट है, मिल ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया है. यह कह लें मिल ने कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत पहली बार प्रस्तुत किया है. मिल एक्सेप्ट्स गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर. ही सपोर्ट्स लॉ फॉर फैक्ट्रीज एंड लिमिट्स ऑन द वर्किंग आवर्स. मिल प्रोपाउंडेड द थियोरी ऑफ वेलफेयर स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मिल ने पहली बार जो है वेलफेयर की थ्योरी को प्रोपाउंड किया है, यह पहली बार वेलफेयर का कॉन्सेप्ट मिल ने दिया है. अब यहां पर देखिए, मिल ने हस्तक्षेपवादी राज्य के बजाय हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया, यह भी इंपॉर्टेंट है. अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि मिल ने हस्तक्षेपवादी राज्य के बजाय मिल ने कहा
कि राज्य का जो है बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, मिल ने कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है अपनी कौन सी पुस्तक में दिया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में मिल ने कहा कि राज्य के द्वारा कुछ कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। फिर मिल कहता है कि राज्य के द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाएगा। हस्तक्षेप करने का उद्देश्य क्या है मिल का, तो मिल कहता है हस्तक्षेप इस आधार पर किया जाएगा कि जिससे एक तो लोगों का शोषण कम हो, दूसरा बाजार अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में रखा जाए या बाजार को नियंत्रित रखा जाए। मिल सपोर्टेड द इंटरवेंशनिस्ट स्टेट इंस्टेड ऑफ अ नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट। मिल गेव हिज आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1848 में आई थी। तो इस तरीके से मिल का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया स्टेट के ऊपर। अब देखते हैं मिल ने राज्य के रचनात्मक व निषेधात्मक दो प्रकार के कार्य बताता है। मिल कहता है राज्य के पास दो कार्य होंगे, ठीक है, एक होगा कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होगा रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, तो अब देखते हैं मिल कहता है रचनात्मक कार्य क्या है और निषेधात्मक कार्य राज्य के क्या है। रचनात्मक कार्य में वे कार्य जो ऐसे स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करें जिसमें विचार मंथन, सत्य की खोज, अनुभव वृद्धि, चरित्र निर्माण, ये सारी चीजें हो सके, तो मिल कहता है ऐसा राज्य जो है यह कार्य क्या होगा, राज्य का रचनात्मक कार्य होगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ मिल कहता है कुछ निषेधात्मक कार्य होंगे राज्य के, जैसे वे कार्य जिसमें व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं वे कार्य हैं राज्य के निषेधात्मक कार्य। those activity which impose restrictions on the person। ठीक है, तो मिल यहां पर बेसिकली राज्य के दो कार्य बताता है। एक रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के लिए ऐसा वातावरण तैयार करेगा जिसमें व्यक्ति अपने विचारों की खोज कर सकता है, अपने अनुभवों को बढ़ा सकता है, अपने चरित्र का विकास कर सकता है। तो ये है रचनात्मक कार्य राज्य के। दूसरी तरफ मिल कहता है राज्य का वह कार्य होगा जो व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण भी लगाएगा, इसे प्रोहिबिटिव फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को, राज्य के कार्यों को डिवाइड करके मिल ने जो बताया है उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए मिल कहता है कि राज्य के कुछ और कार्य भी होंगे जिनको एक एक करके हम यहाँ पर समझते हैं। मिल कहता है राज्य का कार्य क्या होगा, राज्य बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से देश की रक्षा करने के लिए सेना की व्यवस्था कर सकता है, ये सेना की व्यवस्था करेगा। दूसरा कहता है मिल सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्था करे राज्य, यह भी कह रहा है। फिर अत्यंत उपयोगी व कम से कम कानून बनाने के लिए विधानमंडल का निर्माण करे राज्य। ठीक है, तो ये राज्य के कुछ कार्य बताता है मिल कि राज्य क्या क्या कार्य करेगा, क्या क्या कार्य नहीं करेगा। द स्टेट शुड अरेंज फॉर एन आर्मी टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल अनरेस्ट। सेकेंड वन कहता है कि मेक अरेंजमेंट्स फॉर द पुलिस टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर। फिर आगे मिल कहता है क्रिएट अ लेजिस्लेचर टू मेक द मोस्ट यूजफुल एंड मिनिमम लॉज। फिर आगे मिल कहता है राज्य के और क्या कार्य होंगे। राज्य का अगला कार्य बताता है कि दंड के लिए न्यायालय की व्यवस्था करे राज्य। फिर व्यक्ति को कानून का महत्व बताए राज्य। राज्य दुष्परिणामों को रोकने के लिए चेतावनी देने का भी कार्य करे। तो ये सब मिल कुछ कार्य बताता है, आप इनको एक एक करके समझ सकते हैं। बस एक कॉमन वे में आप समझते चले, रटने का प्रयास इसको ना करें क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछाते। बस आपको पता होना चाहिए कि राज्य क्या कार्य होता है, क्या नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो डीयू में पढ़ रहे हैं, जो अभी एमए कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए भी क्वेश्चन पूछता है कि मिल के अनुसार राज्य के क्या कार्य होने चाहिए, क्या कार्य नहीं होने चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग हमने सारी चीजों को एक स्टैब्लिश वे में यहाँ पर समराइज करने का प्रयास किया है। अब हमने राज्य के कार्यों को देख लिया। अब हम देखेंगे मिल के प्रतिनिधियात्मक शासन संबंधी विचार या मिल के लोकतंत्र के संबंध में क्या क्या विचार हैं, क्या क्या आइडियाज हैं, इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। मिल्स व्यू ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मिल ने प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों का वर्णन अपनी कौन सी पुस्तक में किया है, तो आपको याद रखना है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की गई है, यानी प्रतिनिधि शासन की बात इसकी पुस्तक कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में दी गई है। तो मिल जो है बहुसंख्यकों के प्रति मिल का अविश्वास इसी लेख में भी मिलता है। यहाँ पर मिल जो है बहुसंख्यकों को लेकर के बहुत चिंतित था। मिल कहता है कि बहुसंख्यक वर्ग क्या करते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए मिल ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति में अल्पसंख्यकों को या अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने के लिए इसने
आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट इसलिए इसने दिया क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो अल्पसंख्यक हैं उनका उचित मात्रा में शासन में, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बना रहे, वे अपनी उचित मात्रा में भागीदारी भी कर सकें। ठीक है, तो मिल जो है बहुसंख्यकों के अत्याचार के प्रति वो बहुत सचेत है। वो कभी नहीं चाहता कि बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यकों का हक मारे या उनका शोषण करें। ठीक है, मिल ने लोकतंत्र को व्यवहार व सिद्धांत दोनों दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना है, तो ये बात ध्यान रखना है। मिल लोकतंत्र को सबसे अच्छा मानता है। और यहां पर देखेंगे, मिल हैज डिस्क्राइब्ड हिज आइडिया अबाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन हिज बुक कंसिडरेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मिल distrust of the majority is also reflected this article. Mill has considered democracy to be the best form of government in a both term practice and the theory. मिल कहता है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म होती है, चाहे वो प्रैक्टिस में ले लीजिए चाहे उसको आप थ्योरी में ले लीजिए। दोनों फॉर्म में अगर आप देखेंगे, चाहे प्रैक्टिकल देखें चाहे आप थियोरेटिकल देखें, दोनों पर्सपेक्टिव्स में डेमोक्रेसी को अच्छा मानता है। फिर आगे मिल कहता है कि लोकतंत्र प्रगति के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। इसमें बुद्धि व क्षमता का विकास होता है लोकतंत्र में। अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा जो है लोकतांत्रिक उत्तम एवं उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। तो मिल लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक है। कहता है कि लोकतंत्र में क्या है, इसमें व्यक्ति के बुद्धि विवेक इन सब का विकास होता है, क्षमताओं का विकास होता है। मिल कहता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है अन्य शासन प्रणाली से बेहतर होती है, इसमें व्यक्ति के राष्ट्रीय चरित्र का विकास होता है। तो एक एक लाइन यहां से उठा लेगा एग्जाम में, यहां से उठा लेगा, है ना, ऐसे करके तोड़ तोड़ करके 1 2 3 करके दे देगा कि मिल के अनुसार लोकतंत्र के क्या क्या विशेषताएं हैं, मिल लोकतंत्र के संदर्भ में किन किन बातों का समर्थन करता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं नेट के पेपर में। मिल के मत में वैसे तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सच्चा प्रजातंत्र है, लेकिन यह आधुनिक विशाल राज्यों में संभव नहीं है, है ना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किस किसने थिंकर ने किया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में किसने समर्थन किया है, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, मिल डेमोक्रेसी इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस, इट डेवलप्स इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी in comparison to any other system of governance. Democracy develops a better and higher level national character. ठीक है, तो ये मिल कहता है कि कोई सा भी फॉर्म हो गवर्नमेंट का, सबसे अच्छा फॉर्म कौन होता है, सबसे अच्छा फॉर्म होता है डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू मिल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ ट्रू डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द मॉडर्न लार्ज स्टेट्स। ठीक है, आज के टाइम पे मिल कहता है कि बड़े राज्यों में आज पॉसिबल ही नहीं है कि आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी को चला सकें, क्योंकि जहां पे ज्यादा पीपल्स होंगे, जहां पे ज्यादा डेमोग्राफी होगी, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा, वहां पर जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों के विचारों को आप एक साथ नहीं ला सकते वहां पर, क्योंकि एक तो लोगों को इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल बात है। एक टाइम पे एक जगह पे 10,000 लोग या 50,000 लोग या 1 करोड़ लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी के पास टाइम नहीं है ना। दूसरी बात, इसीलिए मिल कहता है कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र क्या है, वो चल जाएगा, वो बढ़िया है उसके लिए। अतः मिल की दृष्टि से सर्वोत्तम शासन अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातंत्र है, तो ये आप स्टार बना के रखेंगे इसको। ठीक है, मिल कहता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, अगर होती तो वो सबसे अच्छी होती, लेकिन वो बड़ी जनसंख्या या विशाल जनसंख्या के कारण आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो मिल कहता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, या फिर कह लें प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र सबसे अच्छा है। इस तरह मिल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बजाय प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थक है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, मिल जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिल ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बजाय प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का समर्थन किया हुआ है। तो आपको हर तरीके से, हर डायमेंशन से अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपको ये नहीं करना कि यहाँ पे चीजें छोड़ दें, वहां पे पढ़ लें, वहां से छोड़ दें, वहां पे पढ़ लें, नहीं, है ना। अब आपको दिक्कत ये मिलेगी कभी कभी कि अब थोड़ी सी, अभी मैं किसी फंक्शन में चला गया था, है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी शेड्यूल यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है वीडियो का। वैसे भी कोचिंग क्लासेस और कॉलेज की क्लासेस हैं मेरी, इस वजह से भी टाइम का थोड़ा सा कम मिल पाता है। और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता भी है तो मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ। मैं जैसे भी टाइम मिलता है मैं सोता हूँ आराम से, है ना।
फिर नहीं होता यार, नहीं कुछ बनाओ वीडियो इनके लिए, बच्चों के लिए बनाओ, कुछ किया जाए ना, तो फिर मैं कोशिश करके टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, सारी वीडियो आपको मिलेंगी। हाँ, टाइम लग सकता है, टाइम का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। टाइम हो सकता है कि ज्यादा लग जाए, लेकिन कंप्लीट 10 यूनिट पढ़ाया जाएगा, आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। Therefore, according to Mill, the best government is an indirect or representative democracy. स्टार बना के रखेंगे। In this way, Mill is a supporter of a representative democracy rather than direct democracy. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बजाय ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या कह लें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का ही समर्थन करता है। अब देखिए, मिल के प्रतिनिधियात्मक सरकार का प्रमुख विशेषता क्या है, प्रमुख तत्व क्या है, की एलिमेंट्स क्या है, देखिए, ठीक है। की एलिमेंट्स ऑफ अ जॉन स्टुअर्ट मिल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो मिल कहता है संपूर्ण जनता या संपूर्ण जनता के बड़े भाग का सरकार के कार्यों में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सरकार में जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए, यही जो है प्रतिनिधियात्मक सरकार का प्रमुख लक्षण है। फिर अगला बताता है मिल कहता है कि संपूर्ण या जनता के बड़े भाग के पास सरकार का नियंत्रण भी होना चाहिए, ठीक है। यानी मिल कह रहा है कि सरकार के ऊपर जो समाज का बड़ा भाग है वो नियंत्रण रखे। अगर समाज में 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों में से कम 8,000 लोगों का नियंत्रण सरकार के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। समय समय पर लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुनना चाहिए, ऐसी प्रतिनिधित्व सरकार की विशेषता बताता है। फिर मिल कहता है कि अंतिम शक्ति जो है जनता में निहित होनी चाहिए, यह भी प्रतिनिधियात्मक सरकार की विशेषता बताता है जॉन स्टुअर्ट मिल। फिर मिल कहता है कि सरकार के अंगों के कार्यों का निश्चित बंटवारा होना चाहिए, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का क्या है, डिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। cooperation of the entire or a large part of the public in the work of the government. The entire or large part of the public has control over the government. People elect representative from time to time. फिर next बताता है मिल, the final power lies with the people. फिर definite distribution of a function among the organs of the government. तो मिल कहता है कि गवर्नमेंट जो है उसके फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से डिवाइड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर्स का। ऐसा नहीं कि किसी एक फंक्शन में या किसी एक ऑर्गन्स में सारी पावर्स इंक्लूड हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे पावर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे लेजिस्लेटिव का पावर अलग हो, एग्जीक्यूटिव का पावर अलग हो, जुडिशरी का पावर अलग हो, और सब में क्या हो, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जुडिशरी के पास ज्यादा पावर हो जाए और एग्जीक्यूटिव के पास कम हो, या लेजिस्लेचर के पास ज्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर मिल कहता है कि प्रतिनिधियात्मक गवर्नमेंट का अगला लक्षण क्या है, अगला तत्व क्या है, कि एक संगठित विरोधी दल भी होना चाहिए, है ना। तो मिल कहता है कि एक अपोजिशन पार्टी भी होनी चाहिए। फिर मिल कहता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, यानी चुनाव का तरीका जो है वो अल्पसंख्यकों को भी अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक ही हमेशा चुनाव जीतते रहे और बहुसंख्यकों का ही प्रतिनिधित्व हमेशा सरकार में बना रहे, नहीं। इसके लिए मिल कहता है कि अल्पसंख्यकों का सरकार में उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए उसने क्या बताया, उसने कहा मिल ने कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से अल्पसंख्यकों को अपना हक सरकार में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिल जो है बहुसंख्यकों के अत्याचार से वो परिचित रह चुका है, क्योंकि उसने देखा डेमोक्रेसी इन अमेरिका बुक। डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसकी बुक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। क्योंकि आप लोगों को जब तक मैं टास्क नहीं देता तब तक आप कमेंट नहीं करते ना। सारी चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा तो आप बिल्कुल एक नीरस की तरह आप लेट कर फोन देखते हैं, कुछ भी करते हैं। आप नोट्स, मैक्सिमम नोट्स को आप बनाते जाइए शॉर्ट। जैसे मैंने 100 पेज में आपको, मैंने इसको 104 पेज में बनाया है मिल को, है ना। वैसे तो कितने थिंकर्स ने, राइटर्स ने, आपने देखा होगा कि 200 पेज में उनके 10 यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। मैंने तो एक एक थिंकर्स को 100 पेज में पढ़ा रखा है, आपको देखा है ना। तो इसको पढ़ाने का मतलब डिटेल में यही है कि आप सारी चीजों को सीखें। कोई पैसा थोड़ी दे रहे हो यार कि आप भाग जाओगे या मैं भाग रहा हूं, है ना। सारी चीजों को डिटेल में सीखेंगे, आराम सीखेंगे, है ना। कोई कोचिंग का हमें टारगेट नहीं कि हमें कोचिंग पढ़ाना है, हमें 3 महीने के अंदर पूरा करना है। चलता रहेगा कोर्स, आराम से पढ़ते रहेंगे, सारी चीजों को डिटेल में सीखेंगे, है ना। फिर मिल कहता है कि जो प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली है उसकी विशेषता अगली है कि सार्वजनिक चुनाव और खुला मतदान होना चाहिए, ठीक है। मतदान कैसा होना चाहिए, खुला। जबकि बेंथम ने गुप्त मतदान का समर्थन किया था, गुप्त मतदान।
सीक्रेट बैलेट का समर्थन किया। आपको आगे एक लास्ट में मैं चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें बेंथम और मिल का एक कंपैरिजन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मिल कहता है कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की अगली विशेषता क्या है, या प्रतिनिधियात्मक सरकार की अगली विशेषता क्या है, एक निष्पक्ष कार्यपालिका होनी चाहिए, इम्पार्शियल जुडिशरी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी निश्चित होनी चाहिए ऐसी सरकार में। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने कौन सा सिद्धांत दिया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज के लिए उसने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर मिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार जो है सहभागिता व सक्षमता सिद्धांत पर आधारित होती है। मिल कहता है जहां पे भी प्रतिनिधित्मक सरकार होती है उसमें लोगों की सहभागिता, लोगों की पार्टिसिपेटरी जरूरी है और वहां पर पार्टिसिपेटरी होती है। अकॉर्डिंग टू मिल, representative government is the based on the principle of participation and competence। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पर एक चार्ट आपको देखने को मिलेगा। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार सहभागिता व सक्षमता सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस चीज को मैं बार बार यहां पे 2 बार आपको समझा चुका हूं, एक पहले वाले में पार्टिसिपेशन और कॉम्पिटेंस। ठीक है, देखते हैं सहभागिता क्या है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग शासन कार्यों में भागीदारी निभाते हैं, इसको बोलता है कि यह है सहभागिता। ठीक है, फिर मिल कहता है कि सहभागिता में वृद्धि के लिए मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया है। मिल कहता है कि समाज के चाहे बहुसंख्यक वर्ग हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी को समाज में राजनीति में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा कि बहुसंख्यक को तो आसानी से मौका मिल जाता है, लेकिन अल्पसंख्यकों का क्या होगा। तो मिल कहता है कि अल्पसंख्यक भी राजनीति में पार्टिसिपेट कर सके, शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसलिए मिल ने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शासन व्यवस्था में लागू होनी चाहिए या वोटिंग सिस्टम में ये प्रणाली लागू होनी चाहिए, जिससे कि अल्पसंख्यक वर्ग भी अपना उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये मिल कहता है कि जहां जहां पे प्रतिनिधि सरकार होगी वहां पे सहभागिता लोगों की मस्ट है, जरूरी है। सक्षमता क्या है, इसमें क्या है कि नागरिकों के गुणों, कौशलों, योग्यताओं का पूर्ण उपयोग होता है ऐसी सरकार में। कौन सी सरकार में, तो प्रतिनिधि सरकार में। प्रतिनिधि सरकार में 2 चीजें होती हैं, एक तो लोगों की सहभागिता होती है मिल कहता है, दूसरा लोगों की सक्षमता का विकास होता है या लोगों की पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है यहां पर। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा चार्ट को ध्यान में रखेंगे। चार्ट को आप स्क्रीनशॉट या पीपीटी में प्रोवाइड कर दूंगा, यार टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, कि आप सोचते होंगे सर नहीं करेंगे नहीं, अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी दे दूंगा आपको पीपीटी तो आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, पूरी मेरी मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी, इसलिए मैं भी थोड़ा सा अवॉइड करता हूं कि पीपीटी आपको ना प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा नहीं है ना। पीछे की चीजें मैंने कुछ आपको प्रोवाइड कराई है, फिर बीच में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर मैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप देखिए, आपको पीपीटी मिल जाएगी तो पीपीटी से आप हर चीज वो नहीं कर सकते। क्या आप सोचते होंगे कि मैं पीपीटी पढ़ के ही पास हो जाऊंगा। पीपीटी में या पीडीएफ में चीजें ऐसी लिखी होती है जिनको समझना बहुत जरूरी होता है ना। तो मैं पीपीटी के अलावा भी बहुत सारी चीजों को समझाता हूँ। वीडियो देखेंगे तो आपका नॉलेज बूस्ट होगा, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बढ़ेगी, है ना। तो वो चीजें आपको सीखना चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो आप लोग अच्छा ये सोचो कि आप कोचिंग क्यों लेते हो। कोचिंग वाला अगर कहे कि आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं आपको अपने नोट्स दे देता हूँ, क्या आप 10,000 रुपए देकर नोट्स ले लेंगे उसका? क्या आप वो नोट्स पढ़ के पास हो जाएंगे? नहीं पास हो पाएंगे। टीचर का काम होता है जो नोट्स में लिखा है, जैसे नोट्स में 10% चीजें लिखी हैं तो टीचर का काम होता है उस 10% को 200% में कन्वर्ट करना। ठीक है, आपके माइंड में वो चीजों को एज इट इज उतार देना। तो आप समझने का प्रयास करेंगे तो तब आपको पीपीटी का कोई फायदा मिलेगा। नहीं तो मैं पीपीटी देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी यही ये रहता है कि हाँ भाई थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा व्यू आ जाए यार, बच्चे देखने लगे, है ना, चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो ये सारी चीज थोड़ी बहुत होती है। तो हर आदमी को ये रहता है कि भाई यार थोड़ा सा चैनल ग्रो करे। बाकी मैं पीपीटी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए इसका। फिर आगे देखते हैं मिल ने प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र पर और क्या बोलता है, नोट करके है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत सर्वप्रथम लंदन के वकील एक थे थॉमस हेयर, इन्होंने दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो थॉमस हेयर ने दिया, जो कि लंदन के वकील थे या लंदन में वकील थे। हेयर ने यह सिद्धांत अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में दिया है, अ ट्रीटाइज ऑन द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री एंड म्युनिसिपल, जो 1859 में लिखी गई है। इसी पुस्तक में इन्होंने
अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए या अल्पसंख्यकों को राजनीति में अपना उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए ऐसा सिद्धांत प्रोवाइड किया। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का जनक कौन है? थॉमस हेयर है। ठीक है, आपको छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी चीजें आपको इस पीपीटी में देखने को मिलेंगी, बेसिक से एडवांस तक। The theory of proportional representation was first given by the London lawyer Thomas Hare. ठीक है, Hare gave this theory in his book A Treatise on an Election of Representative, Parliamentary and the Municipal, जो 1859 में लिखी गई थी। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आगे मिल कहता है कि प्रतिनिधियात्मक सरकार के अस्तित्व के लिए मिल ने उदारवादी समाज के निर्माण पर बल दिया है। मिल कहता है कि प्रतिनिधियात्मक सरकार वहीं पर सक्सेस हो सकती है जहां पर समाज उदारवादी है। जहां पे उदारवादी समाज नहीं होगा वहां पर प्रतिनिधियात्मक सरकार नहीं चल सकती। मिल ने कहा कि जहां पर आपको साम्यवादी शासन, जहां पे आपको तानाशाही शासन देखने को मिलेगा, वहां पर प्रतिनिधियात्मक सरकार का कोई अस्तित्व नहीं देखने को मिलेगा। प्रतिनिधियात्मक सरकार वहीं पर आपको देखने को मिलेगी जहां पर उदारवाद होगा। ठीक है, फिर मिल आगे कहता है, मिल कार्यपालिका की निरंकुशता पर अंकुश रखने के लिए सतर्क व्यवस्थापिका चाहता है, जो कार्यपालिका के कार्यों की आलोचना करे तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका को भंग कर दे। जैसे कि आज की हमारी पार्लियामेंट में जैसे कि आज हमारे संविधान में दे रखा है कि आर्टिकल 75(3) आर्टिकल 75(3) में क्या लिखा गया है कि कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के लिए क्या होगी? उत्तरदायी होगी, या कह लें कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी, है ना। तो वैसे मिल भी कह रहा है कि कार्यपालिका निरंकुश ना होने पाए, उसकी निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए कह रहा है कि व्यवस्थापिका को सतर्क रहना चाहिए और व्यवस्थापिका को कार्यपालिका को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। कंट्रोल में कैसे रख सकते हो? जैसे अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चनायर होता है, प्रश्न पूछना, है ना। प्रश्न पूछने के माध्यम से या अलग अलग क्वेश्चनायर होते हैं, उसके माध्यम से जो है आप कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। ठीक है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ representative government, मिल हैज स्ट्रेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ अ लिबरल सोसाइटी। मिल कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहीं चल पाएगी जहां पर लिबरल सोसाइटी होगी। मिल वांट्स अ विजिलेंट लेजिस्लेचर टू कंट्रोल द ऑटोक्रेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, which can criticize the action of the executive and dissolve the executive if required। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे मिल कहता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र इसीलिए श्रेष्ठ है कि अन्य किसी शासन व्यवस्था की अपेक्षा इसमें नैतिक व बौद्धिक विकास की अधिक संभावना रहती है। इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता रहती है, व्यक्ति अपना नैतिक विकास कर सकता है, व्यक्ति अपना बौद्धिक विकास कर सकता है। तो मिल कहता है इसीलिए यह अन्य शासन प्रणाली से ज्यादा बेहतर मानी जाती है। फिर सेबाइन कहता है कि व्यक्ति और सरकार के बीच उदारवादी समाज के निर्माण की सूझ वास्तव में मिल की अपनी खोज थी। ये नेट के पेपर में आई थिंक पूछा गया है ना। अकॉर्डिंग टू मिल, representative democracy is the superior because it has a greater potential for a moral and intellectual development than any other system of a government. In the word of Sabine कहता है, the idea of creating a liberal society between the individual and the government was actually Mill's own discovery। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को एक एक करके एनालाइज करेंगे, एक एक करके समझेंगे, तो चीजें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। फिर अब कहता है कि प्रतिनिधि सरकार जो होगी उसका क्या फंक्शन होगा, उसका क्या कार्य होगा। ठीक है, तो अब मिल कहता है जो प्रतिनिधि सरकार होगी उस प्रतिनिधि सरकार के कुछ कार्य भी होंगे। क्या कार्य होंगे, क्या फंक्शन होंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मिल कहता है कि व्यक्तियों के विकास का कार्य करेगी। कौन करेगा? प्रतिनिधियात्मक सरकार जो है व्यक्ति का विकास करेगी। फिर प्रतिनिधियात्मक सरकार ऐसे कानून का निर्माण करे जिससे व्यक्ति के चरित्र का क्या हो, उसकी कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, फिर कानून का निर्माण कम से कम करे, प्रतिनिधियात्मक सरकार जो है कम से कम कानून बनाए। प्रतिनिधि सभा जो है सरकार पर नियंत्रण रखे, यह भी मिल कहता है। वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, मेक सच लॉ विच डेवलप्स द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, मेक एज अ फ्यू लॉ एज पॉसिबल, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शुड कंट्रोल द गवर्नमेंट। ठीक है, तो मिल कहता है जो प्रतिनिधि सभा होगी यह लोगों का
जो प्रतिनिधित्व होगा या लोगों के जो प्रतिनिधि होंगे, लोगों के या जनता का प्रतिनिधि जो होगा वो सरकार पर क्या करेगी, नियंत्रण बना के रखेगी। अब देखते हैं मिल के चुनाव के संबंध में क्या विचार हैं, मिल के निर्वाचन के संबंध में क्या विचार हैं। मैंने सारी चीजों को एक एक करके हर एक एस्पेक्ट्स को ऐड करने का प्रयास किया है कि कुछ भी आपका छूटे ना, कुछ भी आपको ऐसा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि मेरे कनेक्शन में, मेरे पर्सनल जानने में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग एक बार ले चुके हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग की बात, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में ले चुके हैं कोचिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं सर मुझे दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि कोचिंग वालों ने उनको ठग लिया है ना। कोचिंग का काम यही होता है कि बेसिकली वो मोरलिटी नहीं रह गई उनके अंदर, वो शॉर्ट में पढ़ा करके निकल जाते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, ठीक है। इसलिए आप जितना मैक्सिमम चाहें तो आप सेल्फ स्टडी करें, है ना। सेल्फ स्टडी आप अगर 10% चीजें भी आप अपने हिसाब से क्लियर कर पाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और चीजों को सीखने का प्रयास करें। यूट्यूब पे आपको, मेरा चैनल नहीं, आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे यार, सीखने के लिए कमी नहीं यूट्यूब पे आज के टाइम पे। विकिपीडिया है, गूगल है, जेमिनी है, एआई का जमाना आ चुका है, बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट पर सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी चीजें आपको जो समझ में नहीं आती आप मेरा वीडियो देख सकते हो, फिर ऐसी चीजें जो आपको और भी नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे मैसेज भी करके पूछ सकते हो, है ना। इतने समझदार आप लोग खुद ही हैं। तो अब निर्वाचन के संबंध में, इलेक्शन के रिगार्डिंग मिल का क्या ओपिनियन है इसके बारे में देखते हैं। मिल के अनुसार निर्वाचन पद्धति ऐसी हो जिससे सरकार के संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और क्षमतावान व्यक्ति ही पहुंच सके। मिल कहता है कि निर्वाचन की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें सरकार का जो संचालन है, जो सरकार को चलाए, उसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही आए, बुद्धिमान व्यक्ति आए, पागल व्यक्ति वहां पर ना पहुंच पाए, ठीक है। फिर मिल कहता है कि संसद के सदस्यों को जनता का प्रत्यायुक्त नहीं मानता है, क्योंकि श्रेष्ठतर बुद्धि के लोगों को कम प्रतिभाशाली जनता के अधीन रखा जाना उचित नहीं है। मिल कहता है जो संसद के सदस्य होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, और मिल कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख व्यक्तियों के अधीन नहीं रख सकते। मिल कहता है जनता क्या होती है, सामान्य जनता मूर्ख होती है, और जो सांसद होते हैं वो क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो सांसद को जनता के लिए या जनता के नीचे नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो मिल कह रहा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको हम जनता के अधीन नहीं रखते, क्योंकि जनता सामान्य जनता है, इनके पास क्या दिमाग है, कुछ नहीं है। मिल कहता है जो पार्लियामेंट में जाता है वो क्या होता है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, वो बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है वो, तो उसको हम जनता के नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि जनता के मन में कुछ भी आए तो जनता कुछ भी बोलती रहती है। मिल कहता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही शासन चलाने के योग्य हैं, वही उन्हीं को शासन चलाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मिल द इलेक्टोरल सिस्टम शुड बी such that only the best intelligent and capable people are the able to run the government. Mill does not consider the member of a parliament as a delegates of the people because it is not appropriate to keep people of superior intellect under less talented people. ठीक है, तो यहां पर मैं बताने का प्रयास करें जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं उनको हम लेस इंटेलेक्टेड पीपल के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। मिल ने निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान का, यानी एक व्यक्ति को एक से अधिक मतदान देने का समर्थन किया है। मिल कहता है कि जो निर्वाचन की प्रणाली होगी उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसलिए क्योंकि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षा मिल सके। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व भी मिलता है, ठीक है। फिर मिल कहता है कि इलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति को एक मत नहीं, जैसा बेंथम ने बोला एक व्यक्ति एक मत एक मोल एक मूल्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल कह रहा है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको 5-5 वोटिंग देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जब भाई पढ़ा लिखा लोग और सामान्य लोग अनपढ़ दोनों के मत का मूल्य एक होगा तो पढ़ने लिखने का फायदा क्या होगा फिर। मिल कह रहा है जो पढ़ लिख रहा है उसके लिए तो कुछ फायदा मिलना चाहिए, तो उसको जो पढ़ा लिखा हुआ है जो संपत्तिशाली है उसको 5 वोट देने की बात कर रहा है मिल, ठीक है। क्योंकि मिल जो है लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर चिंतित था तथा बहुमत अज्ञानी होता है, अशिक्षित होता है, इसीलिए क्या करता है, इसीलिए बहुमत जब अज्ञानी और अशिक्षित है तो वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों को समाप्त करने के बारे में सोचता है। इसीलिए मिल ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हमें क्या करना है, बचाए रखना है। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाए रखने के लिए मिल ने किस प्रणाली का समर्थन किया है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया है, ठीक है। आनुपातिक, अब क्वेश्चन पूछ ले कि मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन इसलिए किया है
क्योंकि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों को बहुमत के अत्याचार से बचाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मिल सजेस्टेड अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द प्लूरल वोटिंग, वन पर्सन गेट्स मोर देन वन वोट सिस्टम ऑफ इलेक्शन, बिकॉज मिल वाज worried about the tyranny of a majority in the democracy, and majority is a ignorant and uneducated। ठीक है, तो ये बात मिल कह रहा है कि बहुत जो बहुमत होती है वो अज्ञानियों का शासन होता है, उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते। और जो मिल कहता है जो अल्पसंख्यक होते हैं, है ना, अल्पसंख्यक जो होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं। जबकि जो बहुमत होता है, जहां पे भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, बहुमत वाले लोग अनपढ़ होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं होता। मिल तो कहता है जो अल्पसंख्यक है उन्हीं के पास हमेशा शक्ति होती है, उन्हीं के पास हमेशा ज्ञान होता है और यही शासन चलाते हैं। तो जब शासन यही चलाते हैं, पढ़े लिखे चलाते हैं, तो हम अल्पसंख्यकों को कभी भी बहुसंख्यकों या अज्ञानी मूर्खों के नीचे नहीं रख सकते। मिल ऐसा बताने का प्रयास करता है। जबकि शिक्षित वर्ग व ज्ञानी वर्ग में अल्पमत में होता है। ठीक है, मिल कहता है जो शिक्षित वर्ग है, जो ज्ञानी वर्ग है, वो हमेशा कम संख्या में होता है। इसीलिए अल्पमत को प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान प्रणाली का समर्थन कहता है कि बहुसंख्यक वर्ग को संतुलित करना है। तो मिल कहता है अगर हमें बहुसंख्यक वर्ग को सीमित करना है तो हमें अल्पसंख्यकों को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वोट देना पड़ेगा, अधिक से अधिक वोट देने का अधिकार होना। जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 बहुसंख्यक है, अनपढ़ लोग हैं, अगर 100 पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन 100 पढ़े लिखे लोगों को क्या कर दो, 10-10 वोट का राइट दे दो, जिससे कि 1000 वोट इनके बराबर हो जाए। तो मिल कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बहुसंख्यकों को तो नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरी बात अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। मिल शिक्षा पाने का लाभ कह रहा है मिलना चाहिए सबको। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। while the educated and knowledgeable class in the minority so to give representation to the minority they supports proportional representation and plural voting system, everyone should get the benefit of a getting education। तो मिल ये सारी चीजें बताने का प्रयास कर रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा हम चलिए आगे देखते हैं। बट टाइमिंग का इशू एक बार देख लें कितना टाइम हो चुका है इस वीडियो का, 47 मिनट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मिल कहता है किसको कितना वोट मिलना चाहिए, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर आप। कुशल श्रमिक को 1 अतिरिक्त मत मिलना चाहिए, सामान्य व्यक्ति से 1 एक्स्ट्रा वोट मिलना चाहिए इसे। फोरमैन को 2 अतिरिक्त मत मिलने चाहिए, सामान्य व्यक्ति से। लेखक, कलाकार, विश्वविद्यालय स्नातकों को 5 मत देने चाहिए, ऐसा मिल बता रहा है। ठीक है, तो मिल कह रहा है जो श्रमिक हैं, जो स्किल्ड लेबर है, ठीक है, जो स्किल्ड वर्कर हैं, उनको 1 एक्स्ट्रा वोट मिलना चाहिए, किससे, सामान्य व्यक्ति से। ठीक है, जो फोरमैन है उनको 2 एक्स्ट्रा वोट मिलने चाहिए सामान्य व्यक्ति से। जो राइटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको कितना वोट मिलना चाहिए, 5 वोट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति से या कह लें एक जनरल पर्सन से। ठीक है, मिल्क जो है वयस्क मताधिकार देने के पक्ष में नहीं है, वह केवल शिक्षित व संपत्तिशाली या संपत्तिवान व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार देना चाहता है। इसीलिए बोला जाता है मिल क्या है, मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है, अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। मिल तो एक तरफ लोकतंत्र की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए वोटिंग का। तो आप बताओ कि आपकी इच्छा भी है लोकतंत्र हो, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि लोकतंत्र में सभी को वोट मिले। इसीलिए वेपर जैसे विचारकों ने बोला कि मिल का लोकतंत्र कैसा है, मिल एक अनिच्छुकवादी लोकतंत्रवादी है। ठीक है, मिल लोकतंत्र की बात तो करता है, लेकिन लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार देने की बात नहीं करता है, इसीलिए मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी भी कहा जाता है। Mill is not a favor of adult suffrage. He wants to give suffrage only educated and wealthy people. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो रेड बोल्ड में है, ये सब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिलेंगे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। मिल मताधिकार में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, महिला मताधिकार का मिल समर्थन करता है। तो अब मिल ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर ये नहीं कहा कि ये मेल है ये फीमेल है तो इसको वोटिंग का राइट नहीं मिलना चाहिए। मिल कहता है कि वोटिंग का राइट सबको मिलना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मिल ने कहा कि महिलाओं की अयोग्यता किसी भी प्रकार की उनकी बौद्धिक प्रतिभा की कमी का लक्षण नहीं है, बल्कि उनकी सदियों से दास्ता उनकी क्या है, अयोग्यता का परिणाम है। तो मिल कह रहा है कि जो महिलाओं के अंदर आज अयोग्यता बनी है,
तो उनके बौद्धिक प्रतिभा के कारण नहीं है कि उनके अंदर दिमाग नहीं होता या दिमाग की कमी होती है इसलिए वो अयोग्य है, बल्कि मिल कह रहा है कि उनको सदियों से गुलाम बना के रखा गया है, इसीलिए उनका दिमाग जो है, इसीलिए वो अयोग्यता की या दासता की स्थिति में आ चुकी हैं, इसीलिए वो उतनी कैपेबल नहीं है, है ना। उनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी वोटिंग का राइट्स मिलना चाहिए, तभी मिल सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मिल डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ अ सेक्स voting rights and supports women's suffrage. Mill said that the incapacity of a women is not a symptoms of their lack of intellectual endorsement, but is the result of the centuries of slavery. मिल जो है बहुल मतदान का समर्थन करता है। अब यहां पर क्वेश्चन उठ जाए, मिल ने सीमित मतदान का समर्थन किया है? नहीं, मिल ने बहुल मतदान का समर्थन इसलिए करता है क्योंकि शिक्षित व्यक्तियों को अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में कम से कम बराबर तो मत मिले, है ना। मिल कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको अशिक्षित व्यक्तियों से ज्यादा वोट मिलना चाहिए, जिससे कि जो अल्पसंख्यक है वो कम से कम बराबर की स्थिति में तो आ सके। अल्पसंख्यक को बराबर लाने के लिए वो कहता है कि अल्पसंख्यकों को थोड़ा अधिक मत मिलना चाहिए बहुसंख्यक से। प्रत्येक व्यक्ति की कम से कम एक तथा अधिक से अधिक 5 मत देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा मिल कहता है, तथा विद्वान को मूर्ख से ज्यादा मत देने का अधिकार मिल समर्थन करता है कि विद्वान व्यक्ति जो होंगे वो मूर्ख से ज्यादा वोट दे सकते हैं। फिर मिल ने खुले मतदान का समर्थन किया है, जबकि बेंथम ने गुप्त मतदान का समर्थन किया। ये सब आपको एक चार्ट में कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा, आप इतना परेशान मत होइए, अभी जो समझाया जा रहा है आप समझते चलिए, ठीक है। Mill supports plurality voting because educated people should get at least equal number of votes as a compare uneducated people. Every person should have the right to the cast at least 1 and maximum 5 votes. And legend persons should have more votes than a fool. Mill has supported open voting या open voting कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बेंथम ने क्या किया है? बेंथम ने सीक्रेट बैलेट का या सीक्रेट वोटिंग का समर्थन किया है, मिल ने ओपन वोटिंग का समर्थन किया है। मिल देखिए, मिल कहता है कि संसद में 2 सदन होने चाहिए, एक सदन अगर निरंकुश हो गया तो दूसरा सदन उसे रोकेगा। मिल के मत में एक सदन साधारण लोगों का प्रतिनिधि सदन हो, तो दूसरा सदन जो है राजनीतिज्ञों और ऐसे व्यक्तियों का सदन हो जिन्होंने प्रशासकीय और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसी संदर्भ में मिल कहता है कि जो लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा एक बहुत अच्छी सदन है, इसमें विशेषज्ञ व्यक्ति आते हैं, इसको बनाए रखा जाना चाहिए। जबकि बेंथम ने कहा कि लॉर्ड सभा का कोई काम नहीं है, लॉर्ड सभा को समाप्त कर दो, ठीक है। तो मिल कहता है कि 2 सदन होने चाहिए हमेशा, एक सदन साधारण लोगों का होता है और दूसरा विशेषज्ञ लोगों का होता है। तो दोनों के कंपैरिजन करते हुए अगर आप बेंथम और मिल को देखेंगे तो मिल ने कहा कि लॉर्ड सभा को बनाए रखना चाहिए और वहीं पर बेंथम कहता है कि लॉर्ड सभा को समाप्त कर देना चाहिए। सपोर्ट्स bicameral parliament. In Mill's opinion, one house should be the representative of a house of a common people and the other house should be the house of a politician and such a people who have done the important work in the administrative and the political fields. मतदाताओं के लिए शिक्षा की योग्यता के साथ साथ सरकारी संपत्ति की भी योग्यता निर्धारित की जाए, क्योंकि संपत्तिवान व्यक्ति संपत्तिहीन व्यक्ति की तुलना में अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से अपना मत का प्रयोग करता है। ये बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है। अतः मिल जो है मताधिकार को शिक्षित, संपत्तिवान व कर देने वाले लोगों तक ही सीमित करना चाहता है। मिल कहता है कि वोटिंग का राइट उनको मिलना चाहिए जो शिक्षित हैं, जो संपत्तिशाली हैं और जो टैक्स देते हैं, जो कर देने वाले व्यक्ति हैं। जो टैक्स नहीं देता उसको वोटिंग का राइट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये चीजें मिल बताने का प्रयास करता है। अलॉन्ग विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन शुड आल्सो बी फिक्स्ड फॉर द वोटर्स बिकॉज वेल्दी पर्सन uses his vote more responsibility than the propertyless person. So Mill wants to limit the right to vote to educated, wealthy and tax paying people. ठीक है। अब देखिए मिल कहता है कि व्यक्ति को मतदान करते समय न्यायाधीश की भांति कार्य करना चाहिए। यानी मिल कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वोटिंग कर रहा है, मतदान कर रहा है, तो उसको यह देखना चाहिए कि क्या किसको वोटिंग करना उचित है, किसको वोटिंग करना अनुचित है। वेपर के शब्दों में मिल ने मतदान को क्या बोला है? एक कर्तव्य कहा है, ऐसा वेपर कह रहा है, ठीक है। A person should act like a judge while voting. In the word of a Weber, Mill has called voting a duty.
ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक बार कि जैसे मिल ने 3 समूहों को मताधिकार से वंचित किया है। मिल कहता है 3 समूह ऐसे होंगे, 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको वोटिंग का राइट्स नहीं मिलना चाहिए। जो टैक्स नहीं देते उनको, जो सरकारी अथवा सार्वजनिक सहायता पर निर्भर हैं उनको, ठीक है, शराबियों के समान नैतिक व कानूनी भटकाव वाले अपराधी किस्म के लोग, ठीक है, इन 3 लोगों को वोटिंग का राइट नहीं मिलना चाहिए। those who don't pay taxes, those who are dependent on the government and public assistance, इनको नहीं मिलना चाहिए। people with the moral and legal abnormalities such as the alcoholic and criminal persons, जो होते हैं इनको भी वोटिंग का राइट्स नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मिल ने वोटिंग के राइट्स के ऊपर अपना ओपिनियन दे रखा है। फिर मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा यानी संसद का कार्य क्या है? शासन करना नहीं है, क्योंकि उसमें शासन करने की योग्यता नहीं होती है। मिल कहता है कि जो प्रतिनिधि सभा होती है, ये संसद जो होता है, उसके पास उसका कार्य जो है शासन करना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शासन करने की योग्यता नहीं है, बल्कि उसका प्रमुख कार्य क्या है? सरकार का निरीक्षण करना और सरकार पर नियंत्रण करना। सरकार का काम है शासन करना। मिल कह रहा है कि संसद का कार्य शासन करना नहीं है, संसद तो इस सरकार के ऊपर नियंत्रण बनाएगी, ठीक है, इस सरकार का ऑब्जर्वेशन करेगी। इसका कार्य विधि निर्माण भी नहीं है, क्योंकि यह विधि निर्माण की योग्यता नहीं रखती। अब देखिए, मिल कहता है कि जो पार्लियामेंट है, हमारी जो प्रतिनिधि सभा है, यह विधि निर्माण भी नहीं करती, क्योंकि विधि निर्माण की इसके पास योग्यता नहीं है। तो ऐसा मिल बताने का प्रयास करता है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मिल, द फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या पार्लियामेंट इज नॉट गिवन बिकॉज not given to govern because it does not have a ability to govern. It main functions to supervise and the control the government. Its function is also not to make law because it does not have a ability to make a law. ठीक है, तो मिल कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो कानून बनाए, बल्कि कानून बनाने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी, ठीक है। इसलिए विधि निर्माण एक विशिष्ट कार्य है। इसीलिए कहता है कि मिल कहता है कि विधि निर्माण के लिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए, ठीक है, आयोग करना चाहिए, आयोग को काम करना चाहिए, जिसके सदस्य कहां से आते हों? लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास विधि बनाने की योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, तो उन्हीं को कानून बनाना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट को। फिर इसके लिए मिल कहता है विधि आयोग द्वारा निर्मित विधियों को पारित करने का कार्य प्रतिनिधि सभा या संसद को करना चाहिए। यानी कि कहता है कि एक विधि आयोग होगा, यह विधि आयोग क्या करेगा? कोई कानून बना देगा और उस कानून को पारित करने का काम कौन करेगा? पारित करने का काम संसद करेगा, संसद उस कानून को पारित करवाएगा। आज भी आप देखते होंगे, क्या हमारी संसद कोई कानून बनाती है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का ड्राफ्टिंग करते हैं, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर देते हैं, और उसको पारित कराने का, पास कराने का काम पार्लियामेंट का होता है, ठीक है। मिल के अनुसार आज भी आप देखेंगे अनपढ़ नेता सब जाते हैं पार्लियामेंट में, है ना। मैक्सिमम आपको 99% लोग अनपढ़ मिलेंगे, क्रिमिनल से देखने को मिलेंगे। इनके पास कोई विशेषज्ञता नहीं होती कानून बनाने का। कानून बनाने की विशेषज्ञता जो होती है वो सिविल सर्वेंट के पास होती है, या प्रशासनिक अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स के पास होती है। तो वही लोग कानून का फॉर्मेट ड्राफ्टिंग करते हैं, बट वो पीछे रहते हैं, मंत्री के पीछे रहते हैं, गुमनाम रहते हैं वो, है ना, और वास्तविक रूप में कानून वही बनाते हैं। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा यानी संसद को शिकायत समिति और सम्मति सभा के रूप में कार्य करना चाहिए, ये मिल बताने का प्रयास यहां पर करता है। अब मिल एक अनिच्छुकवादी या विरक्त प्रजातंत्रवादी कहा जाता है मिल को, तो ये वीडियो अगली क्लास में हम कवर करेंगे, और अगली क्लास में हमारा कुछ ये 10 पेज रह गया है ना, तो 10 पेज में हम आगे का बेंथम और मिल का एक कंपैरिजन हम देख लेंगे। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी इसके आगे क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है, मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, क्वेश्चन को ऐड 10 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको सीखने को मिले और सारी चीजें आप आराम से कर पाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप बिल्कुल फ्री माइंड में आप पढ़ाई कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।